Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है यानी एनसीईआरटी कक्षा 11 की अध्याय 2। इसमें पहचान पर प्रभाव बच्चा कैसे डालता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला स्वबोध का विकास हम कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति के चारों ओर संबंधों का एक जाल है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के चारों ओर संबंधों का एक जाल है और यह संबंध परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समुदाय में होते हैं। आपके आसपास के लोगों से बातचीत के परिणाम स्वरूप और आपके कार्यों के माध्यम से स्वबोध का विकास होता है। इस प्रकार बहुत से लोग आपके स्वयं के विकास में सहायक होते हैं और स्वयं का निर्माण एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। निर्माण से तात्पर्य है कि स्वयं का बोध या समझ जन्म से आप में निहित नहीं होती, ये बाद में सृजित करते हैं और जैसे जैसे आपका विकास होता है इसका भी विकास होता जाता है। अतः स्वबोध सतत विकास की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, यानी प्रारंभिक दिनों में माता पिता बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में एक विशेष नाम या नामों से बुलाते हैं। बच्चा स्वयं से नामों के साथ अपने आप को जोड़ना आरंभ कर देता है। इसके साथ साथ वे शीशे अथवा तस्वीर में भी बच्चे को देखकर उसे उसी के नाम से बुलाते हैं। वे तुम और तुम्हारा सब नामों का उपयोग करते हैं और जब वे बोलना आरंभ करते हैं तो मैं और मेरा बोलने लगते हैं। प्रारंभ बाल्यावस्था में बच्चा अब इस बात को समझने लगता है कि तुम और तुम्हारा अन्य व्यक्तियों के लिए होता है। माता पिता शरीर के विभिन्न अंगों के नाम से बुलाते हैं, उन्हें चयनित करते हुए विभिन्न प्रकार के शारीरिक खेल खेलते हैं। उसके बाद बच्चे से शरीर के अंगों के बारे में बताने के लिए कहते हैं। इस प्रकार यह सब क्रिया बच्चों को धीरे धीरे स्वयं को अन्य लोगों से भिन्न और अलग समझने में सहायता करता है। दूसरे बच्चों का शैशव काल में जैसे जैसे विकास होता है वह यह समझने लगता है कि उसके क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब वह खिलौनों को हाथ से छूना है तो वह हिलने लगता है और ऐसे अनुभवों से उसमें अपने चारों ओर के लोगों और वस्तुओं से भिन्न होने की भावना विकसित होती है। इस प्रकार की भावना का विकास लगभग 18 महीने के बच्चे में होने लगता है। दूसरे बच्चा का शैशवावस्था तीसरे में गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने और बोलने लगता है, माता पिता बच्चे को स्वयं के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कारण भी देने को कहते हैं। वे बच्चे से पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हें कैसा लग रहा है। इन प्रश्नों से बच्चा को यह समझने में सहायता मिलती है कि उसे कैसा अनुभव हो रहा है तथा कुछ कार्यों को करने का क्या कारण है। इस तरीके से बच्चे को स्वयं को परिभाषित करने में मदद करते हैं। चौथा क्या है, दिन भर में
बच्चा कई बार अपने आसपास के लोगों से मिलता है और वस्तुओं को देखता है जिससे उसे अपने अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद मिलती है। लोग बच्चे को उसके व्यवहार और उसकी क्षमताओं के बारे में जानकारी देते हैं। 6 वर्ष का बच्चा जो भोजन करने के बाद खाने के स्थान को साफ करने में मदद करता है, तो पिता यह कहते हैं कि आपने अच्छा कार्य किया, आप एक अच्छे लड़के लड़की हो। यह सब बच्चे के स्वयं के बारे में जो धारणाएं हैं उसमें जुड़ता चला जाता है। अतः बच्चा अपनी देखभाल करने वाले और अन्य लोगों के साथ मौखिक सामाजिक वार्ता के माध्यम से आत्मत्व और पहचान की भावना को निर्मित और पुनः निर्मित करता है। स्वबोध और पहचान की भावना विकसित करना। ये क्या है? स्वबोध और पहचान की भावना विकसित करना। हमसे प्रत्येक की पहचान भिन्न है, यानी भिन्न होती है, क्योंकि हम में से प्रत्येक में समरूप जुड़वा का छोड़कर जीन का विशिष्ट समुच्चय अलग होता है। हम में से प्रत्येक में अनुभव भिन्न होते हैं। हमारे अनुभव समान भी हों तो हम इन पर भिन्न तरीके से अनुक्रिया करते हैं। पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैविक और शारीरिक परिवर्तन, पारिवारिक और मित्रवत संबंधों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, भावात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन। अब दूसरा देखते हैं, जैविक और शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं उसके बारे में। किशोरावस्था के दौरान एक विशेष क्रम में शरीर में कुछ सार्वभौमिक और जैविक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यौन परिपक्वता आती है। यौन परिपक्वता की आयु को यौवनारंभ कहा जाता है। प्राय लड़कियों का पहला मासिक धर्म यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। लड़कों के लिए यौवनारंभ को चिन्हित करने वाला कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। यद्यपि इसके लिए शुक्राणु का उत्पादन मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में यौवनारंभ भिन्न औसत आयु में होता है। लड़कों व लड़कियों की लंबाई एक वर्ष में होने वाली अधिकतम वृद्धि को यौवनारंभ का एक उपयोगी मानदंड माना गया है। लड़कियों में वृद्धि मासिक धर्म से एकदम पहले अधिक तेजी से होती है और लड़कों में वृद्धि वयस्क विशेषताओं के विकास से पहले ऐसा होता है। यह अवधि जिसमें शारीरिक और जैविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यौवनारंभ होता है, उसे यौवनावस्था कहा जाता है। अधिकांश लड़कियों में यह अवधि 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच और लड़कों में 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होती है। देखिए एनसीईआरटी में 13 यानी 11 से 13 वर्ष यौवनारंभ दिया हुआ है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 13 से 15 वर्ष दिया हुआ है। तो यौवनारंभ के दौरान लड़कियों और लड़कों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकास का सामान्य क्रम इस प्रकार है। तो ये जैविक और शारीरिक परिवर्तन के अनुसार
सामान्य क्रम कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। तो लड़कियों में क्या होता है, यौनारंभ होने पर स्तनों के आकार में आरंभिक वृद्धि, बगलों और जांघों में बालों का आना, अधिकतम वृद्धि की आय, मासिक धर्म, अधिकतम वृद्धि की आय। ये 2 बार लेके आए। आगे देखते हैं लड़के। अंडकोश वृषण का विकास होना, बगलों और जांघों में बालों का आना, आवाज में आरंभिक वृद्धि, वीर्य का पहला बार स्खलन। मुंह बंद कर। बाहर लीडर अपन इसका नहीं दे। वीर्य का पहली बार स्खलन, आवाज स्पष्ट परिवर्तन, दाढ़ी का आना, ये सभी होता है। आगे देखते हैं यौनारंभ के आरंभ होने पर शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन सार्वभौमिक, किंतु प्रत्येक व्यक्ति पर इन परिस्थितियों का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भिन्न भिन्न संस्कृति के अनुसार भिन्न होता है, और नहीं एक ही संस्कृति के लोगों में भी प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव भिन्न रूप से पड़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार इसमें तो बहुत दिया है। किशोरावस्था के दौरान शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन तथा बदलती सामाजिक अपेक्षाओं ऐसे 2 प्रमुख पहलू हैं जो पहचान निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन पहचान निर्माण की प्रक्रिया पर शारीरिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव सांस्कृतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक संदर्भों में अलग अलग होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अनुक्रियाएं होती हैं। एक पारंपरिक भारतीय समाज में यौनारंभ के साथ ही लड़कियों की स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लग जाते हैं, जबकि लड़के पहले की तरह ही स्वतंत्र होते हैं। मनोरंजन अथवा कार्य के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो लड़कियों के लिए भारतीय समाज में उचित नहीं माने जाते। पारंपरिक समुदाय की लड़की के स्वयं और पहचान के घटक शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लड़की से एकदम अलग होते हैं। हम भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति की तुलना में इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अधिकांश पश्चिमी संस्कृतियों वाले देशों में किशोरों से पूर्णतः निर्भर होने की अपेक्षा की जाती है। बहुत से मामलों में उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार से अलग होकर अपना घर बसाएं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिकांश किशोर अपने माता पिता पर अत्यधिक हद तक निर्भर होते हैं, जैसा कि उनसे अपेक्षा भी की जाती है, और परिवार हमेशा उन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। भारत में विशेषकर ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश किशोर परिवार आय में अपना योगदान देना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार वे वयस्क की भूमिका निभाते हुए भी परिवार से अलग नहीं होते। परिवार के कल्याण हेतु वे धनार्जन का प्रयास करते हैं। दोनों सांस्कृतिक परिवेशों में किशोर के स्वयं का विकास पूर्णतः भिन्न होगा। भारत के विभिन्न समुदायों में किशोरावस्था
के अनुभव अधिकांश भिन्न होते हैं। पारंपरिक समुदाय और क्षेत्रों के जहाँ अभी तक प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ है और जहाँ व्यवसायिक अवसर का वैकल्पिक जीवन शैली के सीमित विकल्प हैं। जहाँ पर किशोरों के लिए कई प्रकार के व्यावसायिक विकल्प होते हैं और व्यक्ति के